बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीमी एक्ट के ऊपर आज फैसला जारी किया है जो 2-1 के तनासुब से सामने आया है। जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा है, जबकि 2 जजेस साहिबान की तरफ से 10 जो शिकें थीं उनमें से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया गया। 9 शिकें कलअदम करार देने से जो माजी के केसेस थे वो रीओपन हो जाएंगे। तकरीबन 480 के करीब केसेस हैं जो दोबारा से खुलेंगे और 7 साबिक वज़राए आज़म हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे। 14 साबिक वज़राए आला हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे और तकरीबन साबिक 40 वज़रा ऐसे हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे। सबसे ज्यादा केसेस जो खुलेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 89 अफराद के केसेस खुलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो 47 अफराद के केसेस दोबारा खुलेंगे। इसी तरह दीगर जमातों के भी केसेस हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14 केसेस हैं और कुछ जमातें हैं जिनके एक केसेस दोबारा खुलने वाले हैं। ये केसेस दोबारा से खुलने वाले हैं तो 700 अरब के केसेस हैं जो दोबारा खुलेंगे। इन केसेस में कौन कौन पकड़ में आएगा और इससे जो तब्दीली की हवा इस वक्त कुली तौर पे पाकिस्तान में चल रही है, जिसमें जखीरा अंदोजों के खिलाफ, स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ, सोना बैरून ममालिक स्मगल करने वालों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है, तो वहां पे सियासतदानों के भी जो केसेस दोबारा से खुलने वाले हैं। अब नजरसानी अपील का हक जो है वो तो 18 सितंबर को एक जो केस लगने जा रहा है जो उस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके होंगे काजी फाइज ईसा साहब, नजरसानी अपील के हवाले से अगर वो उसकी हिमायत करते हैं तो फिर नजरसानी अपील का हक मौजूद है, अगर रद्द कर देते हैं तो फिर नजरसानी के लिए भी अपील का हक मौजूद नहीं होगा। तो इन केसेस के खुलने से किस के आसाब जो हैं वो इस वक्त भारी होने वाले हैं और उनके आसाब के ऊपर ये केसेस हावी होने वाले हैं। इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, आज के फैसले को नजर से देखते हैं और ये फैसला कितने लोगों के हालिया किए गए फैसलों को वापस लेने पर मजबूर कर देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर साहब, इस पे तो एक पंजाबी का फिक्र है ना, सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा, सब फरे जान के। हाँ जी, ठीक है, और ये होना भी ऐसा ही है। बात ये होना भी ऐसे ही चाहिए। जिसने लूटमार की, जिसने इस मुल्क की माशियत को तबाह किया, जिस शख्स ने यहाँ पे स्मगलिंग की, जिसने ज़हीरा अंदोज़ी की, जिसने सरकार के नाम पर लूटमार की, इस मुल्क की माशियत को तबाह किया, इस मुल्क के माली इक़्तिसादी मामलात को ख़राब किया और अपनी ज़ाती जायदादें बनाई, अपनी ज़ाती बैंक बैलेंस बनाए, उन सबको तो पकड़े जाना चाहिए ना। बात यह है कि किसी को इस फैसले से इख्तलाफ हो, किसी को इस फैसले से इख्तलाफ ना हो, कल ये फैसला उड़ जाता है, ये फैसला रहता है। बात यह है कि इस बात से तो किसी को इख्तलाफ नहीं है ना यासिर साहब, कि आज हर पाकिस्तानी एक बात कह रहा है कि पहले एहतसाब फिर इंतहाब। अगर एहतसाब करना है तो फिर डर किस चीज़ का भाई? यासिर, अगर आपने पैसे नहीं खाए तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए, और अगर आपने चोरी की है तो फिर डर आपको होना चाहिए। आज तो सख्ते का आलम है, सख्ता तारी है उन तमाम लोगों पर, उन तमाम पार्टियों पर जिन्होंने 1.5 साल के अंदर अपने केस ख़त्म कराने के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने 1.5 साल के अंदर मुल्क की मौशत के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने सिर्फ इक़्तिदार लिया अपने केस ख़त्म कराने के लिए, अपने नैब के केस ख़त्म कराने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए। मुझे एक बात तो बताइए यासिर साहब, आपने वज़ीर आला के नाम ले लिए, आपने वज़ीर आज़म के नाम ले लिए, आपने एक साबिक सदर का नाम कह दिया, सारा कुछ बिल्कुल इसी तरह है। वज़रा है, बहुत बड़ी खेप है, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे तहरीक इंसाफ, जहाँ से भी हो, खुलेआम एहतसाब होना चाहिए। आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बग़ैर साबिक वज़ीर ख़जाना के नीचे आ गई। आज पाकिस्तान में ज़हीरा अंदोज़, चाहे वो चीनी के हो, चाहे वो किसी और चीज़ के हो, पकड़े गए। आज मुल्क के अंदर चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई तो 1.5 साल में इन्हें कौन सी मौत पड़ी थी, 1.5 साल में इन्हें क्या मुसीबत पड़ी थी, 1.5 साल में ये क्यों नहीं कर सके? स्पेशलिस्ट को लाया गया, सरकारी इख्तियारे पे लाया गया, तमाम इख्तियारात दिए गए, सोना गरीब की पहुंच से दूर, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर, डॉलर इस तरह आसमान की तरफ जाता था कोई सोच नहीं सकता था। और एक शख्स पकड़, उस दौर में आपने सुना कभी कि एक शख्स जो है उससे डॉलर पकड़ा गया हो,
एक शख्स जो है उसने चीनी जहीरा अंदोजी की और उससे पकड़ी गई हो, एक शख्स है जिसने गंदम जहीरा अंदोजी की और उससे पकड़ी गई हो, एक शख्स है जिसने जनाब जिसके माल गोदाम में इतना माल पड़ा हुआ था पकड़ा गया हो। नहीं, इसलिए नहीं कि जनाब उस वक़्त सारे आपस में मिले हुए थे, उस वक़्त मामला यही थे। ये जो केस जो आज फैसला हुआ है कि हमने अपने केस ख़त्म कराने हैं, मुल्क जाए बाहर में, मुल्क का कुछ बनता या नहीं बनता, हमारा बनना चाहिए, हमारे बड़े बड़े प्लाजों में घर होने चाहिए, चाहे कोई वजीर हो चाहे कोई और। आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मोहतरम मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से, अगर वो सच है और अगर वाकई उनका घर है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका? क्या एक वजीर इत्तलात इतने अमीर हो सकती हैं? क्या वजीर इत्तलात की तनख्वाह इतनी है? अगर ये दुरुस्त है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये दुरुस्त है, और अगर ये गलत है तो फिर उस सोशल मीडिया पे इन चलाने वालों को पूछना चाहिए, उनको गिरफ्त पे लाना चाहिए। देखें यासर साहब, अब आज का फैसला जो है इस पर मैं समझता हूँ कि अमल होना चाहिए। इस पर उन तमाम लोगों को तोशाहाना, यार तोशाहाना शोर मचा था ना तोशाहाना का, अब भी तोशाहाना के एक हफ्ते में कोई फैसला दे दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतनी इतनी चीज़ें गई हैं और बड़े बड़े नामवर लोगों को गई हैं, बड़े बड़े नामवर लोगों को जिनकी वतन वापसी भी है, जिनकी वतन वापसी टल भी सकती है, जो वतन में मौजूद भी हैं, सबको करें ना। आप वैसे तो तोशाहाना में आप कहते हैं कि फौरी तौर पर होना चाहिए, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा होगा? अब तो केस खुलेगा ना, अब तो इम्तिहान है चीफ इलेक्शन कमीशन का भी, आप सबका इम्तिहान है। असल में मैं तो ये कहता हूँ छोड़े इलेक्शन को, छोड़े चीज़ों को, सबसे पहले उन तमाम लोगों को पकड़ें जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क की माशत तबाह की, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब आके मेरा वही सवाल है, ये निगरान सेटअप का काम नहीं था, लेकिन उन्होंने आके डॉलर नीचे ले आए, अरबों, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन करोड़ों डॉलर बरामद कर लिए। बहुत से लोगों की निशानदेही हो गई, जहीरा अंदोज पकड़ना शुरू कर दिए, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े माफिया के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, बिजली चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया, लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। यही मंशा बम था ना, यही मंशा बम था। जब इसे साकिब निसार ने पकड़ा था उस वक्त शोर मचा था, छूट गया, आ गया, फिर पकड़ा गया, ज़मीनें बाजियाब हो गई। ये 2 दिन पहले की बात है ना, ये लंबी चौड़ी बात नहीं है। बिजली चोर पकड़ा जा रहा है, चीनी चोर पकड़ा जा रहा है, डॉलर चोर पकड़ा जा रहा है, गंदम चोर पकड़ा जा रहा है, इस मुल्क के अंदर माशी बदहाली लाने वाला पकड़ा जा रहा है। तो 1.5 साल में क्यों नहीं पकड़ा था? इनके पास 1.5 साल में 12 अरस्तू थे, 12 अरस्तू। उन 12 के 12 अरस्तू जो थे वो क्या यहां पर सिर्फ भीख मांगने के लिए थे? क्या यहां पर सिर्फ अय्याशी करने के लिए थे? क्या यहां पर सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करने के लिए थे? इसका जवाब तो होना चाहिए ना यासर साहब। कहा गया था ना, इसाक डार साहब ने कहा था, याद करें, वज़ीर ख़जाना साहब का ये अल्फाज थे बाकायदा कि बैंकिंग के बहुत से लोग इसमें मुलव्वस हैं, याद है आपको जी, और FIA इस पर इंक्वायरी करेगी। तो मुझे बताएं वो बंदे किधर हैं? आपने तो नहीं पकड़े, आपके दौरे हुकूमत में तो नहीं पकड़ेंगे, पकड़े तो इस दौरे हुकूमत में जाएंगे ना। और अगर निगरान सेटअप आके ये सब कुछ कर सकता है तो आप किस मर्ज की दुआ थे? आपने 1.5 साल में सवाए अपने मुकदमात ख़त्म करने के, मुल्क में मुआशी बदहाली लाने के, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और महंगाई करने के, गरीब आदमी को भूखा मारने के, तलीम के मौके ख़त्म करने के, और इस मुल्क के अंदर जुल्म की इंतहा करने के अलावा किया क्या? सियासी इंतकाम के अलावा, माल बनाने के अलावा, अपना आप करने के अलावा किया क्या? क्यों अब आ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन? छोड़ो इलेक्शन, पहले इस मुल्क में आके पहले जवाब लें इनसे, जिसने करप्शन की है। पहले इनको यासर साहब उल्टा लटकाएं, बल्कि इनके मुकदमात ओपन समात होनी चाहिए, टीवी पे दिखाना चाहिए इनके मुकदमात को। जिस शख्स ने मुल्क को लूटा है, जो स्मगलर पकड़ा जाए, जो जहीरा अंदोज पकड़ा जाए, जो सोने का सौदागर पकड़ा जाए, जो डॉलर स्मगलिंग करने वाला पकड़ा जाए, जिसने नजायज लैंड माफिया बनाया हुआ वो पकड़ा जाए, उन सब के चेहरे, उनकी तस्वीर, उनके मुकदमात की समात ओपन तमाम टीवी चैनल्स पर होनी चाहिए। टीवी चैनल्स देखें, लोग देखें, सोशल मीडिया देखें, ताकि पता चले कि इस मुल्क के साथ मुखलस कौन था
और इस मुल्क के साथ लूटने वाला कौन था। ये मामला है, इसको होना चाहिए। आज फैसला हो गया है, अगर ये फैसला रिवर्स होता है, कानून क्या करता है हमें तो ये यकीन है कि अदालतें इंसाफ देंगी अगर ये फैसला रिवर्स होता है। अगर अच्छा यासर मैं एक बता दूँ आपको, थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, ये जो 18 तारीख को केस लगा उसका इस केस से कोई तल्लुक नहीं है। इसमें इनको वो केस हो या ना हो, इनको अपील का हक है, इनको इस केस में अपील का हक है। और अगर इनको ये इस केस में अपील का हक है और इनको इनकी अपील मंजूर हो जाती है और ये चोर नहीं पकड़े जाते तो फिर अवाम का इत्मीनान ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें फिर वजारत कानून को भी फरीक बनाया जाएगा और वजारत कानून अगर उसके अंदर ये राय रखती है कि हम इसको परसू नहीं करना चाहते तो देखिए मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहते, परसू नहीं करना चाहते, हम नहीं पकड़ना चाहते, ये आप कह रहे हैं ना। नहीं हाँ। वो कहेंगे कि हम इस फैसले के खिलाफ ही नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते तो फिर दमादम मस्त कलंदर सब भरे जाएंगे। फिर आए ना, फिर आए तो शाखाना खोलें, किस किस ने, गरी तो छोटा मामला था ना, ये गाड़ियाँ किस किस ने ली हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बहुत सी चीज़ें, ये किस किस ने ली हैं, पकड़े ना उनको। फिर पूछें कि जनाब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप जनाब पाकिस्तान में रहते हैं चंद दिन, दुनिया के महंगे तरीन मुल्क में रहते हैं 4-4, 5-5 साल, आपका इलाज होता है प्राइवेट, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप कहते हैं जी मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरी औलाद है, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से पैसे आए, सही वो कौन लेके आया। इसी तरह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पूछना चाहिए, आसफ अली जरदारी सबसे पूछना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान उससे पूछना चाहिए, पीटीआई का कोई रहनुमा हो उनसे पूछना चाहिए, परवेज़ खट्टक हो उससे पूछना चाहिए, कोई भी शख्स हो पूछना चाहिए, एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए। नहीं तो मैं तो बतौर से एक सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी मैं तो फिर यह कहूँगा कि पहले एहतसाब फिर इंतहाब। अगर एहतसाब के बगैर इंतहाब हो गया तो फिर वही लूट मार जारी रहेगी, लूट मार उससे भी आगे जाएगा। फिर इसका मतलब है कि आप खुद लाइसेंस जारी कर रहे हैं, आप खुद एक लाइसेंस दे रहे हैं कि ये लो लाइसेंस, जाओ जाके लूट मार करो, जाओ तुम्हें लाइसेंस देते हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी करो। पूछिए सबसे, एक एक शख्स से एहतसाब कीजिए, एक एक शख्स को सामने लाइए, एक एक शख्स से पूछिए कि भाई तुमको किस तरह पैसा आया। इस वक्त जो चाहें ये पूछ सकते हैं, जो चाहें ये इनसे करवा सकते हैं, इसलिए कि ये काबू में आ गए हैं और भाई सारी चीजें तो सामने आ गई हैं। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, दुखती नब्ज के ऊपर इस वक्त हाथ रखा गया है। सर हाबली दुखती नब्ज में नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये जो काम आज हुआ है क्या इनके पास ये कुव्वत नहीं थी, इनके पास ताकत नहीं थी, इनके पास फोर्स नहीं थी, इनके पास सोर्स नहीं थे, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इनके पास जो है क्या इख्तियार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि ये सब मिले हुए थे। किस तरह इस्तेमाल और अब बंटवारा हुआ है तो फिर देखिए कि कितना बंटवारा होता है और किस किस इसमें कौन कौन से बंटवारे से सब आखिर में ये बता दूं, बंटवारा भी खत्म हो रहा है। चले खबर आपको दे दूं, इकट्ठे होने वाले, इकट्ठे हो ना हो, नूरा कुश्ती शुरू होने वाली है, असल कुश्ती खत्म होने वाली है। कोई शख्स कहीं से आ रहा है, वो इनको पैगाम दे रहा है। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, इसी कानूनी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज जो फैसला आया, इस फैसले के बाद क्या नज़रसानी अपील का हक है, और अगर है तो क्या कोई भी एक मुतासरा शख्सियत नज़रसानी के लिए अपील कर सकती है, या फिर उसके लिए वजारत कानून अपील का हक रखती है, या फिर हुकूमत पाकिस्तान अपील का हक रखती है। अब अपील का हक अगर मिलता है तो उसमें कौन कौन से मंदरजात मजीद जेर बहस आएंगे, इसी के ऊपर बात करने के लिए माहिर कानून याहिया फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। याहिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। याहिया साहब, आज नैब तरामीम के बाद मुख्तलिफ अदवार के अंदर जिस तरीके से करप्शन होती रही, केसेस जो हैं वो दूसरे कुछ फॉरम्स को मुंतकिल कर दिए गए और कुछ केसेस मुकम्मल तौर पे बंद हो गए। अब इस फैसले के बाद क्या किसी के पास अपील का हक मौजूद है, और अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो कौन करेगा? देखिए, रिव्यू की पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, लेकिन उस बात पे मैं बाद में आता हूँ। पहले थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज का जो फैसला आया है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है।
अकाउंटेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो राय इस बात पे ज़रूर थी कि अकाउंटेबिलिटी के जो आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं उसकी जो मिसयूज़ ऑफ पावर और जो उनके रेफरेंसेस फाइल जो वो करते थे और जितने वो वीक रेफरेंसेस होते थे, इसके ऊपर दो राय थी। और ये जो राय थी ये इसके अंदर सुपीरियर कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये राय रखता था। अगर आप ख्वाजा साद रफ़ीक की जजमेंट देखें, जस्टिस मकबूल बाकर की, तो वो इट्स अ लेंथी जजमेंट इन विच ही हैज क्रिटिसाइज्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ नैब फॉर इट्स मिसयूज ऑफ पावर एंड इट्स आर्बिट्रेरी एक्शंस। तो ये एक इसका इस नैब अमेंडमेंट्स का एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, दूसरा ये कि ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन थी। आपके पास एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सूबों में है, आपकी गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपका फेडरल लेवल पे है, FIA उसके अंडर उसको देखता है, SACP आपके कॉर्पोरेट क्राइम्स को देखती है, FBR आपके टैक्स एवेजन को देखती है, कस्टम्स आपके कस्टम रिलेटेड चीज़ों को देखती है। लेकिन नैब का इसके ऊपर एक ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन था जो बहुत बार अदालतों के अंदर उसके ऊपर सवाल उठता था और बेल्स भी होती थी और एक्विटल भी इसी ग्राउंड पे होता था। साथ साथ ये है कि वीक रेफरेंसेस फाइल होते थे क्योंकि मॉनेटरी गेन का क्वेश्चन आ जाता था, क्योंकि इसी रेफरेंस के अंदर भी मॉनेटरी गेन आप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। ये ना भी बहुत मुश्किल काम है, वाइट कॉलर क्राइम कोई आसान नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा थे। अगर आप कुछ साल पुरानी बात याद करें तो आपकी पूरी स्टेट मशीनरी कोलैप्स कर गई थी कंप्लीटली। ब्यूरोक्रेट्स फाइलों पे साइन नहीं करते थे इस डर के मारे कि नैब बैठ जाएगी। तो ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट था जिसके ऊपर ये डिबेट शुरू हुई थी कि नैब के लॉ को आप स्ट्रीमलाइन करें, नैब के लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आए, रिफॉर्म करें, नैब को एफिशिएंट बनाने के लिए, नैब को टूथलेस बॉडी बनाने के लिए नहीं बट एफिशिएंट बनाने के लिए। एफिशिएंसी के लिए देखिए बहुत जरूरी है आप पावर्स को डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब यह है कि आपकी जो बाकी दीगर अदारे हैं आपने उनको पावरफुल करना है जो एक्सपर्ट फील्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट क्राइम का केस है तो आपको SACP को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि SACP इज द राइट फोरम फॉर दिस होल थिंग। तो देखिए ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट था, इसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ सारी पॉलिटिकल पार्टीज का और PTI के फरीद साहब आपने कहा कि तमाम सियासी जमातों का इस पर इत्तेफाक हुआ। जहाँ तक मुझे याद है जब ये बिल पास हुआ तो टोटल 27 लोग उस हाल में बैठे थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर। सर ये जो नैब की अमेंडमेंट्स का प्रोसेस शुरू हुआ था तो ये PTI की गवर्नमेंट के अंडर ही शुरू हुआ था। इस बात से भी शायद आप इत्तेफाक करें कि ये मुझे इसी तरह याद है, उस बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो PTI जी वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जब बिल के सूरत में ये अमेंडमेंट्स हुई तो उस वक्त PTI का स्टांस डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन PTI जो थी वो बहुत बार ये कह चुकी थी कि हम वो भी नैब के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते थे क्योंकि वो भी कोई नैब से बहुत खुश नहीं थे। नैब की और PTI के जो चेयरमैन है उन्होंने तो बल्कि आफ्टर हिज गवर्नमेंट नैब पे अटैक भी किया। तो एक कंसेंसस इस बात पे तो हाँ सर इस बात के ऊपर तो मुख्तलिफ अदवार में बातें होती रही हैं कि नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता रहा है और उसने एक पैराए के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स को ज़दोकूब भी किया था। बुनियाद बनाई गई थी सरमायाकारी के हवाले से, ताजर बरादरी के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के काम के हवाले से। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि नैब तरामीम के बाद उन लोगों को कुछ इख्तियार मिला या नैब तरामीम के बाद सियासतदान अपने केसेस भुगतवा बैठे? देखिए नैब की तरामीम में ये तो कहीं नहीं लिखा कि केसेस सारे बंद कर देने हैं कि कोई भी और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी जो है वो उन केसेस को नहीं सुनेगी। नैब के कानून में तो सिर्फ ये कहा गया कि एक कैप लगा देते हैं ताकि मेगा करप्शन केसेस जो है वो नैब देखे, और रादर देन ये है कि नैब एक पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बन जाए कि जिसके अंदर मॉनेटरी गेन का केस भी ना हो तो नैब उस केस को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे। और उससे क्या होता है, उससे आपके सूबों के जो अदारे और FIA उसकी जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करती है। तो आपने अगर या तो आप बाकी अदारे सारे बंद कर दें, और UK में जैसे NCA इज द ओनली अथॉरिटी दैट प्रोसिक्यूट्स क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, तो आप नैब को एक बना देते। लेकिन आपने सूबों में भी अदारे बनाए हुए हैं, आपने सारी रेगुलेटरी बॉडीज को भी पावर दी हुई है और फिर साथ आपने नैब को भी कह दिया कि आप जो करना चाहते हैं आप कर ले। तो प्रॉब्लम तो थी, प्रॉब्लम तो उससे आ रही थी। तो इसी वजह से ये नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर सवाल आया था। प्रॉब्लम आज की जो है, आज के फैसले की जो प्रॉब्लम है वो ये है, एक तो टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। चीफ जस्टिस जो है उनके आखिरी दिन थे। ये फैसला अगर तो नए चीफ जस्टिस करते
तो बेहतर रहता, बिकॉज उन चीफ जस्टिस के सामने फिर ये एक मेरिट्स डिस्कस कर सकते थे। प्लस 18 सितंबर को प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट भी उनके सामने अभी आएगा, और उसको डिसाइड करना भी ज़रूरी है, बिकॉज एज पर द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट सुओ मोटो केस या 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स है वो 5 रुकनी बेंच ने सुननी है, 3 रुकनी बेंच ने नहीं सुननी। तो अगर तो 18 सितंबर को वो ऑर्डर सस्पेंड वो बहाल हो जाता है, मतलब लॉ बहाल हो जाता है, तो ये तो जो नैब का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो वैसे ही स्टैंड नहीं करेगा। तो ये बहुत से फैसले थे जिसके ऊपर जुडिशियल रिस्ट्रेंट अगर तो फिर क्या करना चाहिए, दिखा देते तो बेहतर होता। या फिर क्या करना चाहिए? हमें अदारों को ख़त्म करके इजाज़त दे देनी चाहिए, जो जितनी लूटमार कर सकता है वो लूटमार करे। आपने कहा कि नैब के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत से अदारे हैं जो इसको पकड़ सकते हैं। मुझे बताएं, जो आज ज़हीरा अंदोज़, आज डॉलर माफिया पकड़े गए हैं, ये उन्हीं इदारों ने पकड़े हैं जो इदारे पहले भी थे। पहले उनमें से कभी किसी ने पकड़ा नहीं था, अब पकड़े जा रहे हैं इसलिए कि अब डंडा ठीक है। तो जब अदारे ही काम नहीं करते तो फिर हमें कानून ऐसे बना देना चाहिए कि आज़ादी दे देनी चाहिए कि जाओ भाई लूटो मारो जो मर्ज़ी करो। अब मुझे बताएं, एक वज़ीर आज़म को या एक वज़ीर आज़म के चहेते को या एक वज़ीर को क्या पाकिस्तान का कोई अदारा जो है वो कर सकता है उसकी इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इस बात पे मैं अगेन आपको फिर कहूँगा कि इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ऐसी आज के फैसले से क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी? क्या आज के फैसले से हमारे रेफरेंसेस तगड़े बनना शुरू हो जाएंगे? क्या आज के फैसले के बाद बेल्स नहीं मिलेंगी, एक्विटल्स नहीं होंगे? तो क्या आज के फैसले से सिर्फ केस बहाल हो गया, कन्विक्शन होगी, कंक्लूजन होगा, केस चलेगा? देखिए, उस सब के लिए आपको नैब की अमेंडमेंट्स करना ज़रूरी है। अगर आप ये जो नैब की अमेंडमेंट्स थी, ये तो हायर कोर्ट्स खुद अपने बेल के ऑर्डर्स में कहती थी कि नैब मॉनेटरी गेन शो नहीं कर पाया। तो इस तरह के सवालात का आप किस तरह जवाब देंगे अगर आप अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे? फिर बर्डन ऑन प्रोसिक्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए क्रिमिनल लॉ का तो कॉन्सेप्ट है कि प्रोसिक्यूशन पे हमेशा बर्डन होती है कि उन्होंने प्रूव करना है एविडेंस के थ्रू कि करप्शन हुई है। लेकिन नैब का एक स्पेशल केस था और स्पेशल कानून था कि बर्डन जो थी वो भी विक्टिम के ऊपर थी, और फिर विक्टिम 1 साल जेल में भी रहता था और फिर उसको बेल भी मिल जाती थी और एक्विटल भी होता था। तो प्रॉब्लम्स थी, और इसी प्रॉब्लम्स को लेकर ये एक कंसेंसस था, और इस कंसेंसस में पीटीआई का मे बी एंड में जब बिल प्रपोज हुआ कंसेंसस नहीं रहा होगा, लेकिन एक जनरल सोसाइटी का कंसेंसस था। उसमें मीडिया भी आती है, उसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, उसमें लॉयर्स आते हैं। बारे सबूत के हवाले से तो बारहा ये बातें होती रही हैं कि बारे सबूत उस शख्स पे नहीं होना चाहिए जिस पे इल्जाम लगा हुआ है। बारे सबूत जिसने इल्जाम लगाया है वो खुद उसको जस्टिफाई करे कि इसके ऊपर बार किया है। लेकिन आप समझते हैं कि हम बात इस पे कर रहे हैं कि ये तरामीम करने के बाद क्या ये केसेस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुंतकिल हुए या सिर्फ नैब की सिफारिश के ऊपर बंद हो गए? हम बात इस पे कर रहे हैं। ज्यादातर केसेस नैब की सिफारिश पे बंद हुए, वो एंटी करप्शन FIA या दीगर मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल नहीं हुए। देखिए, तो पीटीआई को फिर चाहिए था ना पिटीशन इस बात पे फाइल करते ना कि नैब की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंडर इनको प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी को केसेस को खोलना चाहिए। तो इस बात पे पिटीशन फाइल हो जाती, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला कर देता, सारी पार्टीज भी इसमें रजामंद होती, और आज मैं और आप भी ना बैठे होते इसको डिस्कस करने के लिए, बिकॉज वो तो एक बहुत जेन्युइन प्रेयर होती सुप्रीम कोर्ट को कि लग ये रहा है कि इस अमेंडमेंट्स का मकसद ये है कि केसेस को बंद करना। लेकिन अमेंडमेंट्स के अंदर कहीं ये नहीं लिखा था कि केसेस बंद हो, लिखा ये था कि जो राइट फोरम है, जो राइट प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है, उसके पास जाए। और उसकी मैं आपको रीजंस बता दूं। देखिए, शुगर कमीशन बैठा दी FIA और सारे अदारों ने, SCCP जो है वो उसके साथ इन लाइन ही नहीं था। आपके जो शहबाज शरीफ का केस है 14 बिलियन बेनामी अकाउंट्स वाला, उस पर नैब का भी एक रेफरेंस फाइल हुआ है, FIA भी उसको प्रोसिक्यूट कर रही थी। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस और ओवरलैपिंग प्रोसिक्यूशंस का प्रॉब्लम था। तो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में तो फिर इस ग्राउंड पे फाइल होनी चाहिए थी कि आपने प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज ने केस क्यों नहीं उठाया, रादर देन इस बात पर कि आप वापस वही चीज कर दें जो 10 साल पहले थी, जिसके ऊपर इतनी बड़ी डिबेट हुई, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, और आज पाकिस्तान वही 10 साल पहले वापस पहुंच गया है। वही नैब का अदारा है, वही रेफरेंसेस फाइल होंगे और नतीजे भी वही आएंगे। आपका खर्चा, आपको पता है 3 साल के अंदर नैब ने 18 बिलियन लगा दिया करप्शन को साबित करने के लिए, एक भी ठेंगे की करप्शन साबित नहीं हुई। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लॉसेस बनकर बैठा हुआ है। तो आपको नैब को स्ट्रीमलाइन करना है, नैब को आपको ठीक करना होगा नैब को।
वरना अगर आप नैब नहीं ठीक कर सकते, आप डिसेंट्रलाइज करें और आप बाकी ठीक करना। नैब के अलावा दीगर भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनको ठीक होने की जरूरत है। दायरा इख्तियार जो है उसको लामहदूद नहीं होना चाहिए, महदूद होना चाहिए और बेहतरी के लिए इम्कानात रोशन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया या फरीद साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन देख रहे इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, इस खत्ते की अगर सूरत हाल की बात की जाए, सिक्योरिटी रिस्क की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ हमें मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, एक तरफ हम स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज और बॉर्डर्स की जियो फेंसिंग के हवाले से तगोदो कर रहे हैं, दूसरी तरफ एहतसाब के अमल का भी आगाज़ हो रहा है, तीसरी तरफ हम मुआशी बदहाली से निकलने के लिए तगोदो कर रहे हैं और ख़तरे गुर्बत से ऊपर आने की तगोदो कर रहे हैं। लेकिन इसी ज़िमन में हमने अपने हमसाया मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलवाने के लिए या बैनुल-अक़वामी सतह पर उसकी हैसियत को बरकरार रखवाने के लिए, उसके तशख़्ख़ुस को आगे बढ़ाने के लिए जो तगोदो की थी, क्या उसके मद्दे मुखालिफ हमको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो हमारी काविशों के नतीजे में हमें मिलना चाहिए थी। तालिबान जब बरसरे इक़्तिदार आए तो बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उनकी जो तगदो है, क्या वो बेहतरी की तरफ गामजन है या पाकिस्तान अभी भी मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होना जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त डिबेट क्या हो रही है तालिबान को लेके, तालिबान के रवाबित को लेके क्या हो रही है, वहां से क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान में दरअंदाजी किस तरीके से हो रही है, इसी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तालिबान के अलकायदा से रवाबित के इंकशाफात मंजर आम पे आए हैं और वो जिस तरीके से ताल्लुक स्टैब्लिश हो रहा है, अगर वो हकाइक के ऊपर मबनी है तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी थैंक यू वेरी मच। अफगानिस्तान हमेशा हिस्टोरिकली एक शटर जोन रहा है और इसमें बड़ा पावर प्ले रहा है। अभी अगर पिछले 50 साल में देखें, दो मेजर इंटरवेंशन हुई, एक रशियन और सोवियत यूनियन की और फिर यूनाइटेड स्टेट्स की और नेटो की। एक तो ये फैक्टर है कि सम ऑफ दिस एरिया ड्रॉज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, और ये 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आए और पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल जो अफगानिस्तान है, जिस आई थिंक आपने बात की कि इसके अंदर पाकिस्तान ने आई थिंक 6 चीज़ों में फैसिलिटेट किया इनको। इट वॉज डिप्लोमेटिक, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अभी ज़्यादा एम्बेसी हैं जहाँ पे अफगान एम्बेसडर तानियात हैं। इस तरीके से बहुत कम ममालिक हैं गिने चुने जो अफगानिस्तान में अपने सफारत खाने जिन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। किसी मेजर कंट्री ने अब तक रिकगनाइज नहीं किया। इकनॉमिकली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई जब तालिबान आए, वी वांटेड कि जिनके एसेट्स भी डीफ्रीज किए जाएं और इनको लेट्स से मेन स्ट्रीम किया जाए। फिर ह्यूमैनिटेरियन है, अगर आप तादाद देखें इस वक्त 3 मिलियन है अफगान रेफ्यूजीज़ की, हमारे बहन भाई हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट 7.5 लाख जो हैं वो शायद इलीगल हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर 50 साल में देखें तो पीक पे ये 50 लाख भी थे, तो इतनी बड़ी तादाद एक और कंट्री में फॉर 50 ईयर्स, इनकी अभी 3rd जनरेशन है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि पाकिस्तान ने इनको पनाह भी दी। और टेक्निकली पाकिस्तान इज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ अफगानिस्तान इस वक्त, क्योंकि स्ट्रेटेजिक आपको एक रिलीफ जोन देती है मुसीबत में। एक्चुअली ये रिवर्स हो चुका है जो भी कॉन्सेप्ट था। फिर आप आ जाए, इनका अफगान ट्रांजिट ट्रेड है जो नो उसमें एक फैसिलिटी है, उसके अंदर पोर्ट्स हैं, इसके अंदर रेलवेज है और ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सोशल है जिसमें हमारी फिलिएशंस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, हमारे रिश्तेदारियाँ हैं, और फिर सेमिनरीज हैं जहाँ से लोग पढ़ के भी गए हैं। फिर एजुकेशन है, इनकी एक जनरेशन यहाँ से पढ़ के अफगानिस्तान में गई है और शायद क्रिकेट टीम तक हमने तैयार। सो दिस इज़ आई थिंक 6-7 आपके मेजर पॉजिटिव लीवरेजेस पाकिस्तान ने इनके लिए किए। और वहाँ से अभी जो आना शुरू हुआ है, आई थिंक 2 ही लीवर हैं इनके पास, एक है टेररिज्म और दूसरा जो है बेसिकली इट्स नाउ थ्रेटनिंग पाकिस्तान के जी हम किसी और के साथ या आपके हॉस्टल से किसी कंट्री के साथ हम अलायंस कर लेंगे। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस आपने बताया कि अभी जो डाटा आया ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं। जी 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 वकार साहब, पाकिस्तान ने अपने लोगों से ज़्यादा कुर्बानियाँ इनके लिए दी हैं। पाकिस्तान ने इन लोगों को अपने घरों में बसाया है। पाकिस्तान ने इनकी खातर दहशतगर्दी का सामना किया है। पाकिस्तान ने इनकी खातर भारत जैसे मुल्क जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किए हैं। इनकी आज़ादी में, इनके इक़्तिदार में तालिबान के पाकिस्तान की कुर्बानियाँ उनसे ज़्यादा हैं और अब उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक वादे पर भी अमल नहीं हो रहा। रोज़ाना हमारे शहदा
रोज़ाना पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, हमारे जवानों को शहीद करना, तो कब तक पाकिस्तानी कौम इसे बर्दाश्त कर? तो कौम बर्दाश्त करने से, बर्दाश्त से भी पीछे आगे निकल गई है, कौम अभी इसे बर्दाश्त नहीं करती। जी एग्जैक्टली, इसमें आई थिंक अभी जो बड़े भाई छोटे भाई वाली डिबेट है ना वो खत्म होनी चाहिए, और ये हमने काफ़ी कर ली एटलीस्ट फॉर लास्ट 50 ईयर्स। अभी वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। एक तो इंटरनल कंट्रोल है जो माफियाज पे भी आई थिंक बात होनी चाहिए कि किस तरीके से, एक तो मैं कहता हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और एक पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर है, और इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आई थिंक अगर आप सही फिगर्स लें तो इट्स क्लोजर टू $10 billion a year। $5 million रोजाना जा रहे थे अफगानिस्तान। जस्ट इमेजिन द लॉस टू पाकिस्तान इकोनॉमी, और यहाँ पे डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही थी और उधर बैठ के लोग मुंह चढ़ा रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। अभी मैंने एक एनालिसिस किया है कि पिछले 6-7 दिनों में पाकिस्तानी रुपया गया है 15% ऊपर और अफगानी करेंसी गई है 15% नीचे। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। खाद है, इसमें ट्रांजिट में ट्रेडर्स हैं, फिर फ्रंटियर लेट्स से बॉर्डर पे जो हमारे डिफेंडर्स हैं, कस्टम्स है, इवन फ्रंटियर कोर में लोग होंगे बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक ये ऐसा तो नहीं है कितने सैकड़ों हज़ारों ट्रक जो है हर साल स्मगलिंग करते हैं। सो देयर इज अ नीड कि इंटरनली आप ठीक करें, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। अभी अगर 7-7.5 लाख अफगानी है यहाँ पे इलीगल, तो दे शुड गो बैक। जो करेंसी भी ठीक है, वहाँ पे हालात भी बेहतर है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। हाँ, जब वो वहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन्हें भी वापस जाने की जरूरत। जी एक स्टेज पे आई थिंक वील हैव टू डू इट। देखें एक स्टेज पे अभी टर्की और सीरिया का देख लें, सीरियंस को आई थिंक 2-3 साल ज़्यादा बर्दाश्त किया है। नाउ दे टेलिंग कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो हालात ठीक हो रहे हैं तो आप वापस जाना शुरू करें। और कोई भी आई थिंक सेम स्टेट जो है जो रीजनेबली आई थिंक अपने आप को, लेट्स इफ यू आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी फेस, लेकिन सबसे पहले इलीगल को आप करें। अभी आ जाते हैं बेसिकली के जो एविडेंस है, ये जो अभी अलकायदा के लेट्स से इनके लिंक्स पे TTP के और इवन ISKP के, ये कहाँ से आया है? ये 21st सेंचुरी की 3rd डेकेड चल रहा है, और इसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सारे मुल्कों की होगी वहाँ पे। देन इज हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम है। आजकल तो फोन, आपकी पिक्चर, हर चीज़ आ जाती है, कहाँ पे कौन डाइन कर रहा है, कौन इनके साथ बैठ रहा है, किसको कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी हैं, वेस्ट की, रशियंस की है, चाइनीज़ की है, पाकिस्तान की अपना एक लेट्स से इंफॉर्मेशन। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सारा एविडेंस शेयर भी किया गया है, तस्वीरें तक दिखाई गई कि भाई साहब ये देख लें, आप डिनाई करते हैं और आपने कमिट किया था दोहा में। सो आई थिंक देयर लॉट ऑफ प्रेशर। अभी ताशकंद में जो हुई है कॉन्फ्रेंस, इसमें जो अफगानिस्तान के नेबरिंग आई थिंक 7 कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ 7 है, इन लोगों ने आई थिंक बड़ा क्लियरली उनको बता दी, बिकॉज अभी खतरा है, चले पाकिस्तान तो ये सारा लेता रहा टेररिज्म भी। नाउ देयर इज अ चांस कि ये अभी सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के साथ भी लास्ट मंथ इनकी स्कर्मिश हुई है पानी के ऊपर, और अच्छी खासी आई थिंक बदमजगी हुई। सो इट मीन्स कि नोबडी इज हैप्पी। सो दे हैव टू, फिर वुमेन राइट्स का इशू है, औरतों को आपने बंद किया हुआ है, और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट्स वाई तो रिकग्नाइज भी करना चाहती है, इनके एसेट फ्रोजन है। सो ऑल टोल्ड आई थिंक स्टिल पाकिस्तान ने हमेशा, जिस तरह मैंने बताया, बॉर्डर खोल, कोविड में हमने पूरा बॉर्डर खोल दिया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो और आपको क्या बेसिकली चाहिए? इकोनॉमी सारी सर्वाइव इस पे करती है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से फूड वगैरह और जो कमोडिटीज़ हैं बंद हो जाए तो वहाँ पे स्टार्वेशन हो सकती है। स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हीट, शुगर, इवन सीमेंट के लिए। फिर इसी तरीके से आई थिंक इवन उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसमें काफ़ी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं। बट दे हैव टू रियलाइज जी, अभी कॉरिडोर्स की बात हो रही है, दुनिया कनेक्ट हो रही है, साउथ एशिया को कनेक्ट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, रशिया, अजरबैजान, ईरान और देन इंडियन ओशन के थ्रू गुजरते हुए इंडिया को। CPEC ऑलरेडी तैयार है। इसके बाद आ जाते हैं कि जो अगर लेटरल कनेक्शन होता है और एक ब्रिगेडियर साहब ये तो मुझे बताएं कि क्या अफगान हुकूमत बेबस है अलकायदा के आगे, जो उनसे तलकात खत्म नहीं कर रही हैं अलकायदा के बिल्कुल कंट्रोल में? यहाँ तो क्या बेबस है, या फिर पाकिस्तान को दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है? जी मैंने जिस जिक्र किया, ये नेगेटिव लीवरेज है ना, दो ही तो मैंने बताया ना, एक टेररिज्म है और एक ये है कि धमकी देना जी कि ठीक है हम किसी और के अलाई बन जाएंगे, ठीक है।
सो ये नेगेटिव लीवरेज आप इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि डायरेक्टली, दूसरा ये कि आप आंख बंद कर लें एक साइड से कि ठीक है जी, आप जैसे चित्राल में हुआ, पूरी मूवमेंट जो डिटेक्ट होकर कम्युनिकेट की कि भाई साहब ये आ रहे हैं 40-50 लोग जो हैं और आप इसको देखें, तो बॉर्डर सिक्योरिटी तो कुछ नहीं किया। वैसे ये क्लेम करते हैं ये हमारा बड़ा रेट ऑफ द स्टेट है, तो वाई नॉट। फिर अगर देखें जो स्पेशली TTP की ओथ ऑफ एलिजियंस है विद देयर लेट्स से जो उनकी रूहानी लीडरशिप है या उनके जो रूहानी हेड है या आप कह लें कि उनके खलीफा हैं, तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से एक पीर होता है अगर वो ऑर्डर कर दे, जरूरत है किसी मुरीद की वो ना करे, तो आई थिंक दैट कैन बी स्टॉप। और उसमें नुकसान इनका ही है। इसमें अफगान लोगों का देखिए कितना नुकसान हो रहा है अभी। अगर इसे ट्रेड इफेक्ट होता है, ट्रांजिट ट्रेड इफेक्ट होता है, इकोनॉमी होती है, तो पहले हालात बुरे हैं। सो देयर विल बी रैम्पेंट पॉवर्टी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। एंड वी वुड नेवर लाइक, मैंने बताया ना कि 6 जो बड़े लीवरेज हमने इस्तेमाल किए ही नहीं है नेगेटिवली, हमेशा पॉजिटिवली यूज किया है। लेकिन आई एम श्योर विद इंटरनेशनल प्रेशर, रीजनल प्रेशर भी जो बन रहा है, और वेस्ट तो ऑलरेडी उनकी बड़ी डिमांड्स हैं कि अगर मेन स्ट्रीमिंग में आना है आपने, सो दे हैव टू। अगर बात की जाए, अगर मजहब की बुनियाद पे बात की जाए, तो हम भाईचारे में उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम कतई तौर पे नहीं ये चाहते कि खत्ते के अंदर किसी मुल्क के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात हों कि हम आंख दिखाएं या वो आंख निकालें। लेकिन बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। माजी करीब के अंदर भी हमें यकीन दहानियां करवाई गई, अब भी अमीर मुत्तकी साहब बैठे यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जब बारहा इस्तेमाल होती है तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन होगा क्या? जी, इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि जी जैसे अगर 2 भाई हैं, मतलब मुस्लिम ब्रदर्स हैं, तो एक भाई जो है दूसरे को जो है वो लेट्स से ईज़ा रसानी करता है, मारता है, उसका घर जाकर डिस्ट्रॉय करता है, उसके बच्चों को मारता है, तो वो बड़ा भाई कहे जी नहीं इस्लामिक, तो ये वन साइडेड नहीं है। आई एम श्योर जो टेररिज्म पे जो फतवे आए, इवन इजिप्ट से जो शेख उल अज़हर है उन्होंने फतवा दिया कि जी ये जो आप करते हैं सुसाइड बॉम्बिंग या टेररिज्म है, इट इज़ बेसिकली तो खारजाइट्स है। अगर देखें तो ये तो हशीशीन है, उनसे भी आई थिंक आगे चली गई है बात। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मतलब खुदा न खास्ता हमको इधर काफर स्टेट है जो बैठी हुई, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक लॉज हैं और हमने दुनिया के साथ चलना भी है और अफगानिस्तान का सर्वाइवल भी इसी में है। तो आई थिंक इस्लाम वाला जो आई वुड से कार्ड है ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी आर वेरी वेरी क्लियर। और इसमें अगर हमने लेट से पनाह दी है तो आई थिंक जो मवाखात का इस्लाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था जब हिजरत हुई, तो आई थिंक मवाखात को फॉलो किया गया कि हिजरत करके हमारे भाई आए हैं तो आपने उनको पनाह दी। आई थिंक इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। इसी तरीके से बाकी आखिरी सवाल है मेरा, हमने चंद दिन ट्रेड बंद की है इनके साथ, तो वहाँ से चीखें भी निकली हैं और उन लोगों ने कहा है कि जनाब हम बिल्कुल अब ये नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान को धमकी दे के हम किसी और से अपना ताल्लुकात कायम रख लेंगे, तो क्या ये सरवाइव कर सकते हैं? जी आई थिंक जो 6 लीवरेज मैंने बताया ना अभी, तो एक आपने लेट से, और वो भी कोई इस तरह कोर्स नहीं किया। हमने कहा जी हम अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या कुछ जा रहा है यहाँ से और स्मगल होकर क्यों आ रहा है। सो इमेजिन कि अगर ये 6 लीवर थोड़े से आप खींचते हैं तो मतलब आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर द अफगान पीपल। और शायद पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, लेकिन मे बी इट्स अगर आप टेररिज्म को एज अ लीवरेज यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बाकी लीवरेज यूज कर सकते हैं। और सिर्फ एक अपना हाउस इन ऑर्डर करें, बॉर्डर कंट्रोल करें और अब बिल्कुल लीगल ट्रेड करें, जो तरीका है जिस तरीके से बाकी स्टेट्स करती हैं। आई थिंक नो कंट्री वुड अलाउ। और पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, डेमोग्राफिकली 25 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, $1.5 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर पैरिटी से आप गूगल कर ले। सिर्फ ये है कि हम मैनेज नहीं कर रहे, ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अभी माफियाज पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, तो आई एम श्योर ये जो पाक अफगान माफिया कॉरिडोर है ये शट हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हमें चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, तभी बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ये जो दरअंदाजी हो रही है या स्मगलिंग हो रही है या जो इस पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ जा रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसी के ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुली तौर पे एक जो क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी है, वो क्रैकडाउन जो है
वो तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ है। बैरून ममालिक जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं, हमारी खाद स्मगल हो रही है, हमारी गंदम स्मगल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से डॉलर ज़ख़ीरा किया जा रहा है, पाकिस्तान से जो सोना स्मगल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बिलियन डॉलर्स का जो कारोबार है सिर्फ स्मगलिंग के ज़रिए होता है, उसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन कामयाब रहता है, पहली तो बात ये कि इस ऑपरेशन का दायरा कार किस हद तक बढ़ाया जाता है, कितना अरसा इस ऑपरेशन को जारी रखना पड़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और इसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कि ये वक्ती तौर पे ऑपरेशन ना हो, उसके लिए क्या क्या तजावीज़ हो सकती हैं, इसी बारे में बात करते हैं। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मोहम्मद अली साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम के ऊपर जिस तरीके से कारोबार हो रहा है, पाकिस्तान से अशिया जाती हैं और अगर मैं मुगालते से काम नहीं ले रहा तो 30% वही अशिया वापस स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर आती हैं। ये जो इकॉनमी को इतना बड़ा धचका लग रहा है, इस धचके को रोकने के लिए जो इकदामात आप इस वक्त देख रहे हैं, किस हद तक नागुज़ीर हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया। देखिए, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ये जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखें, जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को कौमी सलामती के हवाले से, जिसमें ये ब्लैक इकॉनमी है, स्मगलिंग है, टेररिज्म है, ड्रग्स हैं। बुनियादी तौर पे देखिए, हमारा जो मगरबी हमसाया है अफगानिस्तान, उसके साथ जो ट्रांजिट ट्रेड का रूट है, बदकिस्मती से ये तीनों इन चैलेंजेस के हवाले से इस्तेमाल होता रहा है बहुत तवील अरसे से। और ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि इस बॉर्डर को हम मतलब एडिक्वेटली सिक्योर करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन ये देर आए दुरुस्त आयद और खुशाइंद बात है कि जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है और फ़ौज की क़यादत ने मिल के ये फैसला किया है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी या रिवाइवल के लिए ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि देखिए, बाहर से रिलीफ आता है या नहीं आता, IMF आपको कितनी मराद देता है या बाहर से कितनी हमारे दोस्त ममालिक कितनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हम अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें। तो उसके लिए आप देखिए, हमारी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ना, इसको सिर्फ बायलैटरली नहीं देखना चाहिए। जो ट्रांजिट ट्रेड है उसके ज़रिए से तकरीबन 70% से ज़्यादा अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स गुजरती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इससे 2-3 जो मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा होते हैं बड़े अहम हैं। पहले तो ये कि इसमें से बेशतर अशिया जो है, आप देखें, अफगानिस्तान की तकरीबन 38 मिलियन आबादी है, यानी कि सूबे सिंध के बराबर आप समझ लें, लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है। तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड में से चीज़ें गुजरनी चाहिए, उसमें से 70% से ज़्यादा चीज़ें स्मगल होके पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट्स में आ जाती हैं। अच्छा, इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि ये स्मगलिंग का बायस बनती हैं, दूसरा ये होर्डिंग का बायस बनती हैं, तीसरा जो हमारा छोटा प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, कारोबारी है, छोटी सनतें हैं, वो जो है बहुत बुरी तरह मुतासर होती हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में सनत लगाते हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, टैक्स देते हैं और तमाम कस्टम ड्यूटीज और दूसरे चैलेंजेस और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनके मुकाबले में जो ट्रांजिट ट्रेड के नतीजे में जो स्मगलिंग का माल पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाजारों में आता है, उनको एक एडवांटेज हासिल होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस का। तो ये बहुत अनफेयर मार्केट की। मोहम्मद अली साहब, ये तो हो गया पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 से सवा माह तक हुआ है अभी, और पाकिस्तान के सिपह सालार ने अपनी बेहतरीन तरीके से काम शुरू किया और पाकिस्तान में डॉलर भी नीचे आ गया, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें नीचे आ गईं, बहुत से ज़हीरा अंदोज़ पकड़े गए, बहुत से स्मगलर जो डॉलर स्मगलिंग करने वाले थे वो पकड़े गए। तो जमहूरी हुकूमतें जो थी वो ऐसे काम क्यों नहीं करती? ये काम तो उनके थे ना, ये तो उनको करना चाहिए था। क्या वो पाकिस्तान को सिर्फ खाने के लिए थी? बड़ा अहम सवाल किया आपने। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम में, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी, जिसमें वज़ीर तवानाई ने बड़े अहम कुछ आदाद शुमार बताए थे।
उसका डायरेक्टली ताल्लुक स्मगलिंग से नहीं है, लेकिन एक सिर्फ आपके सवाल से रिलेटेड ये बात है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2500 अरब का कर्जा जो है वो हमारे तमन्नाई के शोबे पे है, और 2900 अरब का जो कर्जा है वो बुनियादी तौर पे गैस के शोबे में है, और 5400 अरब का जो कर्जा है वो मुसलसल 12-13 साल में पिछले कई हुकूमतों के दौरान लिया गया है, और जिसका सिर्फ सूद हर साल तकरीबन 1000 अरब के करीब बन जाता है। ये सिर्फ एक पहलू है। तो बुनियादी जो मसला है वो ऑब्वियसली मैं कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि बैड गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसमें हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, मजीद कर्जे लेके टाइम बाय करते रहते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि अगली हुकूमत इनसे निपटेगी, और लेकिन उन कर्जों का बोझ जो है वो महंगाई की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सूरत में आम आदमी तक पहुंचता रहा है। तो मैं ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन इस बुरी हुकूमत ने इसका इदराक किया है, और किसी हद तक ये हकीकत भी अवाम के सामने आई है। लेकिन जहां तक जमहूरी हुकूमतों का ताल्लुक है जो कि इलेक्ट होके आती हैं, उम्मीद तो उनसे ये की जाती है कि वो अवाम की नुमाइंदे भी होंगी और उनसे मुखलिस भी होंगी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे यूं लगता है कि उनके जो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं डिफरेंट लॉबीज से, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे किसी और IPPs की हो, उसमें जो उनकी कंप्लेसेंसी होती है या जो उनकी कॉम्प्रोमाइज की और शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, वो मुल्क के मुश्किल फैसले जो कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, मुझे लगता है कि बदकिस्मती से तमाम पार्टीज उससे पहलूतही करती रही हैं। अलबत्ता इसमें अच्छा, आप इस सैयद मोहम्मद अली साहब इसमें क्या समझते हैं? अब हम ये बात तो बतौर पाकिस्तानी तो कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त क्रैकडाउन जारी है तो इस पर हम वाह वाह भी कर सकते हैं, जय जयकार भी कर सकते हैं, सलाम अकीदत भी पेश कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फखरिया तौर पे तब कहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे बताते कि जब हमारी मुंतखब हुकूमतें ये कर रही होती। अब अगर मुंतखब हुकूमतें ये नहीं करती और इससे सरफे नजर करती हैं तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस हद तक तब्दील होने की जरूरत है और उसे तब्दील किस पैराए में किया जा सकता है? बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, उनसे उम्मीद और तवक्को तो ये होती है कि वो सिर्फ अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगी बल्कि उनकी भलाई के लिए भी मुश्किल इक़दाम उठाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जिन हक़ाइक़ का आपने भी हवाला दिया और मैंने भी तज़किरा किया, यूं नज़र नहीं आता, और उन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ और शॉर्ट टर्म की अप्रोच अपनाई है। तो इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि दो मामलात में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पहली बात तो ये है कि चूंकि इनका पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है और पॉलिटिकल बैगेज भी नहीं है, तो मैं तवक्को करता हूं कि ये टेक्नोक्रेट्स जो अपने मुख्तलिफ शोबों में माहिर हैं वो मुश्किल फैसले करेंगे, जिसकी वजह से अवाम की आंखें भी खुलेंगी और उनकी आदतें और तवक्कुआत भी ज़्यादा हकीकत पसंदाना होंगी। और ये कई सियासतदान जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड खाली इस मामले में नहीं होनी चाहिए कि तमाम पार्टीज की बराबर उनको पॉलिटिक्स करने की इजाजत होनी चाहिए, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड हकीकत में तो उस वक्त होगी जब अवाम को वो हकायक पता चलेंगे कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा है और हकीकत में कौन सी पार्टी उनसे मुखलिस है और किसका एजेंडा और मैनिफेस्टो क्या है, किसका रोड मैप इकोनॉमिक रिवाइवल और रिकवरी का क्या है, किसके पास एक हकीकत पसंदाना यानी कि प्लान है जो कि तमाम मसाइल IMF की रिस्ट्रिक्शंस और दाखिली मामलात के बावजूद पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ताकि वो एक बेहतर फैसला कर सकें अपने वोट के नतीजे में, बजाय कि वो खाली एक शख्सी यानी कि फॉलोइंग या पर्सनालिटी वर्शिप की बेसिस पे और नारों की बेसिस पे अपनी उस अहम जिम्मेदारी को पूरा करें जिसकी बेसिस पे हमने अपने फ्यूचर और अपने किस्मत का तयन करना है। तो आप क्या समझते हैं कि निगरान सेटअप तो ये करेगा, ये कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए? क्या इसके लिए कोई एक फोर्स बना देनी चाहिए, इसके लिए कोई टीम बना देनी चाहिए जो कंटिन्यू इन मामलात को देखती रहे, चाहे जमहूरी दौर हो या ना हो?
देखिए, चंद मामलात में तो टीम ऑलरेडी मौजूद है। टीम की से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो तो नंबर 1 ये है कि देखिए, टीम जो है वो सिर्फ पॉपुलर ना हो बल्कि कॉम्पिटेंट भी हो। अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसमें आपके पास कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली। तो आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और शोबों को इस वक्त चला रहे हैं। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो, तमाम मामलात अवाम के सामने रखे जाएं ताकि कोई अंडरहैंड डीलिंग ना हो, कोई ऐसी कमिटमेंट्स ना हो जिसका बोझ अवाम पे पड़े। और तीसरी बात यह है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो, होल ऑफ नेशन अप्रोच हो, सिविल, मिलिट्री और तमाम इदारे मिल के इन मामलात से डील करें, जो कि हमें इस वक्त नजर आ रहा है जो कि अप्रोच में। और मैं तवक्को करता हूं कि जो स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के हवाले से जो अहम इक़दामात उठाए गए हैं, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएंगे, सस्टेनेबल होंगे और इससे अवाम की आंखें भी खुलेंगी, उनकी भलाई भी होगी और उनकी तवक्कुआत आगे जो आने वाली लीडरशिप है इलेक्टेड, उससे भी ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में वाबस्ता, ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में वाबस्ता हो जाएंगी और अवाम जो है वो उस आंख से देखेंगे जिस आंख से हकायक पनप रहे होंगे और जिस अंदाज से पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।